जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 9 से 15 मार्च तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दीपाली दास किस राज्य की पहली महिला बनी है जिन्हें नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र मिला है? आंसर हो जाएगा असम। तो दोस्तों, असम राज्य की रहने वाली हैं दीपाली दास। तो उन्हें हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें दीपाली दास की, तो वो मूल रूप से बांग्लादेश की रहने वाली हैं, लेकिन वो वर्तमान में असम में रह रही थी। तो असम में उन्हें नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ठीक है, और उन्हें ये प्रमाण पत्र 6 मार्च 2026 को प्राप्त हुआ है। दोस्तों, अगर हम बात करें नागरिकता संशोधन अधिनियम की, तो यह 2019 में आया था और इस अधिनियम के तहत जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसमें संशोधन किया गया था। ये लोकसभा में पारित हुआ था 10 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था और राष्ट्रपति जी के द्वारा मंजूरी दी गई थी 12 दिसंबर 2019 को और ये प्रभावी हुआ था 12 दिसंबर 2019 को। दोस्तों, ये जो CAA 2019 है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोग हैं उन्हें नागरिकता प्रदान करना। लेकिन इसके लिए एक डेडलाइन रखी गई है, वो है 31 दिसंबर 2014 तक। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश करने वाले लोगों को ये पात्रता दी गई है कि वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हाल ही में संथाल सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसे नाम दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन। तो ये संथाल जनजाति से संबंधित सम्मेलन था। आपको एक बात और याद रखनी है कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी इसमें शामिल हुई थी और द्रौपदी मुर्मू जी का संबंध भी संथाल जनजाति से है। अगला क्वेश्चन है, IBM ने अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु में हाल ही में IBM कंपनी ने अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। और दोस्तों, ये जो IBM कंपनी है ये टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनी है। तो इसके द्वारा बेंगलुरु में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया गया है। जो IBM कंपनी है इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। ठीक है, ये फुल फॉर्म आप नोट कर सकते हैं। 1911 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी और इसके वर्तमान में CEO कौन है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अरविंद कृष्णा जी वर्तमान में इसके CEO हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। 2026 की थीम जरूर याद रखिएगा। 2026 की थीम है महिलाओं और बालिकाओं के लिए अधिकार, न्याय और कार्रवाई, यानी राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। तो ये इसकी थीम है, थीम जरूर नोट करना है आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ICC T20 विश्व कप 2026 को किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इंडिया ने। तो दोस्तों, इंडिया के द्वारा ICC T20 विश्व कप 2026 को जीता गया है। और अगर हम ICC T20 विश्व कप 2026 की बात करें तो इसकी मेज़बानी भारत और श्रीलंका ने की थी। 20 टीमें इसमें शामिल हुई थी। जो फाइनल मुकाबला हुआ था ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ये आयोजित किया गया था फाइनल मुकाबला। भारत ने इसको 96 रन से जीता है और उप विजेता न्यूजीलैंड रहा है। भारत ने
ये विश्व कप यानी T20 विश्व कप तीसरी बार जीता है। इससे पहले 2007 और 2014 में भी भारत ये विश्व कप जीत चुका है। 2007 वाला जो विश्व कप जीता था ये भारत ने MS धोनी की कप्तानी में जीता था, और 2024 वाला जो जीता था वो रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता था। ये पॉइंट आप नोट कर लें। और 2026 का ये जो T20 विश्व कप हुआ है इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं संजू सैमसन, और प्लेयर ऑफ द फाइनल रहे हैं जसप्रीत बुमराह। सबसे ज़्यादा जो रन बनाए थे ये पाकिस्तान का एक खिलाड़ी था साहिबजादा फरहान, उसने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। और सबसे ज़्यादा विकेट जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने हासिल किए थे। इस टूर्नामेंट में 14 विकेट हासिल किए थे। पहली बार विश्व कप में जो टीम पहुंची थी वो थी इटली। ब्रांड एम्बेसडर कौन थे इसके? रोहित शर्मा, यानी इस विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा थे। विजेता टीम को 27.48 करोड़ रुपए की राशि मिली थी। उप विजेता को 14.65 करोड़ रुपए की राशि मिली थी। T20 विश्व कप के विजेता डिस्कस करते हैं तो 2007 में इंडिया ने, 2009 में पाकिस्तान, 2010 में इंग्लैंड, 2012 में वेस्ट इंडीज़, और इसके अलावा 2014 में श्रीलंका, 2016 में वेस्ट इंडीज़, 2021 में ऑस्ट्रेलिया, 2022 में इंग्लैंड, 2024 में भारत, और 2026 में भी भारत ने ही ये टूर्नामेंट अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के नए सुप्रीम लीडर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा मुज्तबा खामेनेई। तो मुज्तबा खामेनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं। तो अभी हुआ क्या था कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे अयातुल्ला अली खामेनेई, तो उनकी मौत हो गई है 28 फरवरी 2026 को। जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था इस दौरान उनकी मौत हो गई है, ऐसी जानकारी आई है। और इसके बाद ईरान के जो सुप्रीम लीडर बने हैं वो बने हैं अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई। दोस्तों, जो ईरान में सुप्रीम लीडर का पद होता है वो राष्ट्रपति और संसद से भी ऊपर होता है। ठीक है, ये बात आप नोट कर सकते हैं। और जो सुप्रीम लीडर का चुनाव होता है ये 88 इस्लामी विद्वानों की परिषद, जिसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स बोला जाता है, उसके द्वारा सुप्रीम लीडर का चुनाव किया जाता है। ईरान पश्चिमी एशिया का एक देश है। 1935 तक इसे फारस के नाम से जाना जाता था। राजधानी इसकी तेहरान है और वर्तमान में राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेस्कियन, और ईरानी रियाल यहाँ की करेंसी। अगला क्वेश्चन है, भारत और सेशेल्स के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लामेतिये। तो लामेतिये अभ्यास जो है वो भारत और सेशेल्स के बीच आयोजित किया जा रहा है, और इसका आयोजन सेशेल्स में ही किया जा रहा है। ये बात आप जरूर नोट करिएगा। दोस्तों, भारत की तरफ से असम रेजिमेंट के जवान, इसके अलावा भारतीय नौसेना और वायुसेना के जो जवान हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। भारत की तरफ से भारतीय नौसेना का जो युद्धपोत है INS त्रिकंद ये शामिल हुआ है, और भारतीय वायुसेना का C-130 जो विमान है वो भी इसमें शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस अभियान का जो उद्देश्य है वो है प्रॉक्सी सरपंच की जो प्रथा है उसको समाप्त करना। अब ये प्रॉक्सी सरपंच क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो आपने पंचायत सीरीज देखी होगी। पंचायत सीरीज में जो मंजू देवी होती हैं वो तो सरपंच होती हैं, ठीक है, लेकिन उनका काम धाम कौन संभालते हैं? उनके पति संभालते हैं। तो जो उनके पति हो गए वो प्रॉक्सी सरपंच हो गए। तो अक्सर गाँव में यही होता है कि महिला सरपंच होती है लेकिन उनका पूरा काम या तो उनके पति या उनके रिश्तेदार संभालते हैं। तो इसी प्रथा को समाप्त करने के लिए भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। बाकी आप प्रॉक्सी सरपंच को समझ गए होंगे कि किस प्रकार से प्रॉक्सी सरपंच काम करते हैं। दोस्तों, पंचायत से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमारे संविधान में है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 243 जो है इसमें परिभाषाएं बताई गई हैं। 243A में ग्राम सभा की शक्तियां बताई गई हैं। 243B में पंचायतों की स्थापना,
243C में पंचायतों की संरचना, इसके अलावा 243D में सीटों का आरक्षण SC, ST और महिलाओं के लिए, और 243E में पंचायतों का कार्यकाल बताया गया है जो कि 5 वर्ष का होता है। 243H में पंचायतों के वित्तीय अधिकार, 243I में राज्य वित्त आयोग, 243K में राज्य निर्वाचन आयोग, 243L और O में अन्य प्रशासनिक और कानूनी प्रावधान बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, NPCIL की पहली महिला चीफ सुप्रिटेंडेंट कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इसका RM नाचम्मई। तो RM नाचम्मई जो हैं वो NPCIL की पहली महिला चीफ सुप्रिटेंडेंट बनी है। अब NPCIL का मतलब क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो इसकी कमान संभालने वाली पहली महिला चीफ सुप्रिटेंडेंट कौन बनी है? RM नाचम्मई। और आपको याद रखना है कि वह 15 मार्च 2026 से कर्नाटक में स्थित कैगा जनरेटिंग स्टेशन की यूनिट 3 और 4 की कमान संभाल चुकी हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको एक टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आपको 12 महीने के मंथली करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी 2026 वाली, और इसके अलावा 10,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी GK GS के क्वेश्चन की, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट और डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट। यहाँ पर आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। सबसे पहले आपको डेली करेंट अफेयर्स की क्लास लेनी है, उसके बाद आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, और इसके अलावा आप ऐप पर जाकर के उसका टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, फिर आप यहाँ से डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट भी दे सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि जब आप टेस्ट देते हैं उसके बाद इसका रिजल्ट भी जारी किया जाता है, रैंक जारी की जाती है। जैसे गुनगुन, मनोज, ऋषभ, रजनीश, ये सभी ना टॉप 10 है, तो यहाँ पर आपका भी नाम हो सकता है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करें, टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएं, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टेस्ट दे करके आप अपनी रैंक भी पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा साइन ऐप। तो महिला कर्मचारियों के लिए इंडियन रेलवे के द्वारा साइन ऐप को लॉन्च किया गया है। साइन का फुल फॉर्म क्या है? सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। तो ये इसका फुल फॉर्म आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो इस ऐप के माध्यम से वर्क प्लेस हैरेसमेंट की शिकायत जो महिला कर्मचारी हैं वो कर सकती हैं, यानी कि वर्क प्लेस पर अगर उनके साथ कोई भी हैरेसमेंट होता है तो वो इसकी शिकायत इस ऐप के माध्यम से कर सकती हैं। उनकी जो जानकारी होगी वो गोपनीय रखी जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारतीय रेलवे के द्वारा साइन ऐप लॉन्च किया गया है अपनी महिला कर्मचारियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बनेंगे? आंसर हो जाएगा धीरज सेठ। तो धीरज सेठ को 1 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना के उप प्रमुख का पदभार दिया जाएगा। ठीक है, वर्तमान में वे पुणे में स्थित दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। और वर्तमान में भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन है? तो वो है पुष्पेंद्र सिंह। ठीक है, तो पुष्पेंद्र सिंह की जगह कौन लेने जा रहे हैं 1 अप्रैल को? धीरज सेठ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्जेस देसाई। तो बर्जेस देसाई राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के सदस्य कौन बने हैं? बर्जेस देसाई। और आप एक पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि इस आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं इकबाल सिंह लालपुरा। तो महाराष्ट्र के बर्जेस देसाई को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। वह एक प्रसिद्ध वकील और लेखक हैं। उनका संबंध पारसी धर्म से है। उनके द्वारा मोदी जी पर एक पुस्तक भी लिखी गई है जिसका नाम है मोदीज मिशन। इस पुस्तक को आप जरूर नोट कर लें। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत।
और मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक कौन है इंडिया में? मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। इसका उद्देश्य है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना। अल्पसंख्यक आयोग में एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 5 मेंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के आम चुनाव 2026 में बहुमत किस पार्टी को मिला है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी को वहां पर बहुमत प्राप्त हुआ है। तो अभी नेपाल में जनरल इलेक्शन हुए हैं और उसमें एक नई पार्टी है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, तो उसने बहुमत हासिल कर लिया है, यानी वहां पर जो सीटें हैं वो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने जीती हैं। और ये जो पार्टी है वो किसकी पार्टी है? तो एक रैपर और राजनीतिज्ञ हैं वालेन शाह, तो उनकी पार्टी है ये। तो इसने वहाँ के जनरल इलेक्शन में जीत हासिल की है। इस प्रकार से जो वालेन शाह हैं वो अब नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में आ गए हैं और यही प्रधानमंत्री बनेंगे आने वाले समय में। देखते हैं और क्या होता है। वालेन शाह जो हैं वो वर्तमान में नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू उसके मेयर भी हैं और इस चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चुनाव हार गए हैं। इन्हीं के खिलाफ नेपाल में पिछले साल 2025 में जैन जी ने प्रदर्शन किया था, फिर इन्हें भागना पड़ा और दोस्तों इसके बाद सुशीला कार्की को वहाँ पर अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया था और अब वहाँ पर जो चुनाव हुए हैं उसमें वालेन शाह की पार्टी ने जीत हासिल की है। नेपाल की जो पार्लियामेंट है उसे संघीय संसद बोला जाता है और इसमें जो कुल मेंबर हैं वो हैं 334। तो 275 सदस्य प्रतिनिधि सभा के होते हैं और 59 सदस्य राष्ट्रीय सभा के होते हैं। और अगर किसी पार्टी को बहुमत हासिल करना होता है तो 338 सीटों की ज़रूरत होती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। रामचंद्र पौडेल यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं वर्तमान में अंतरिम प्रधानमंत्री हैं सुशीला कार्की और नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किस उद्देश्य से दूसरे और तीसरे बच्चे पर 25,000 प्रोत्साहन देने की घोषणा की है? यानी कि अगर दूसरा और तीसरा बच्चा जन्म लेता है तो आंध्र प्रदेश में 25,000 प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। तो इसका उद्देश्य क्या है? आंध्र प्रदेश की जो प्रजनन दर है उसको बढ़ाना, यानी कि आंध्र प्रदेश का जो फर्टिलिटी रेट है उसको बढ़ाने के लिए ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता शुक्ला को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। तो इक्वाडोर देश में भारत की जो राजदूत बनी है वो कौन बनी है? अनीता शुक्ला बनी है। दोस्तों इक्वाडोर की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। क्विटो यहाँ की राजधानी है, अमेरिकी डॉलर यहाँ की करेंसी है और वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं डेनियल नोबोआ। और एंडीज पर्वत इस देश को उत्तर दक्षिण दिशा में विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने का समझौता किया है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। यानी इंडोनेशिया देश अब भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। इससे पहले फिलीपींस भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत और रूस ने मिलकर के इसको तैयार किया है। इसकी जो रेंज है वो है 290 किलोमीटर से 450 किलोमीटर के बीच में। और ब्रह्मोस को लेकर 1998 में भारत और रूस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। हाल ही में किस एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ पीटर एल्बर्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा इंडिगो। तो इंडिगो के जो सीईओ थे पीटर एल्बर्स, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, इंडिगो कंपनी की बात करें तो इसका जो पूरा नाम है वो है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। ठीक है, तो इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड इंडिगो का पूरा नाम है। 2006 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक हैं राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और ये भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है। अच्छा दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया है कि पीटर एल्बर्स ने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब कौन बने हैं सीईओ इंडिगो के? तो वो बने हैं राहुल भाटिया। ठीक है, ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ईरान की महिला फुटबॉल टीम की 7 खिलाड़ियों को मानवीय वीज़ा दिया है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में ईरान की 7 महिला फुटबॉल खिलाड़ी जो थी उनको मानवीय वीज़ा प्रदान किया है। यानी कि अब ये जो खिलाड़ी हैं वो ऑस्ट्रेलिया में रहेंगी, अपनी पढ़ाई वगैरह करेंगी। अब ये वीज़ा क्यों प्रदान किया गया है? तो इसके पीछे का छोटा सा कारण है। देखिए, पिछले सप्ताह दक्षिण कोरिया के खिलाफ ईरान की जो महिला फुटबॉल टीम थी उसने हिस्सा लिया था, लेकिन जब ये मैच शुरू हुआ था तो उस समय राष्ट्रगान बजाया गया। तो जब राष्ट्रगान बजाया गया तो जो ईरान की महिला खिलाड़ी थी उन्होंने इस राष्ट्रगान को नहीं गाया था। इसके बाद ईरान में उनका विरोध हुआ। तो अब इनमें से जो 7 खिलाड़ी हैं वो ईरान नहीं गई हैं और उन खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ शरण दी है और मानवीय वीज़ा प्रदान किया है, उन्हें अपने यहाँ रहने की अनुमति दे दी है। तो ये कारण है इन खिलाड़ियों का ऑस्ट्रेलिया में रुकने का। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने पर कितने करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है? तो बहुत बड़ी राशि दी है बीसीसीआई के द्वारा। तो 131 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने पर भारतीय टीम को, ठीक है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी राशि बताई जा रही है। तो T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है ये सभी को हम बता चुके हैं अभी पहले। तो ये भारत ने जीता है न्यूजीलैंड को हरा करके। अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका हरीश राणा। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। हरीश राणा की जो उम्र है वो वर्तमान में 31 साल है। आज से 13 साल पहले उनके साथ एक दुर्घटना हुई थी जिसमें वो कोमा में चले गए थे। तो 13 साल से ये कोमा में है, कोई हलचल नहीं कर रहे हैं। तो इनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उनकी इच्छा मृत्यु की मांग की थी। इस पर सुनवाई की गई और अब 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान की है। लेकिन ये जो इच्छा मृत्यु है ये पैसिव यूथेनेसिया है। पैसिव यूथेनेसिया का मतलब ये है कि जो हरीश राणा को लाइफ सपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा है उसको धीरे धीरे करके हटा लिया जाएगा, ठीक है, जिससे उनकी नेचुरल डेथ हो सके। अब आप समझ गए होंगे कि ये किस प्रकार से फैसला सुनाया गया है। इसके लिए जो एम्स दिल्ली के डॉक्टर हैं उनकी देखरेख में ये पूरी प्रक्रिया की जाएगी। अच्छा, अब आपको ये एक बात ज़रूर याद रखनी है कि ये जो फैसला सुनाया है ये किसने सुनाया है, वो कौन कौन से मतलब न्यायाधीश थे जिन्होंने ये फैसला सुनाया है। तो जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KB विश्वनाथन, तो इनकी बेंच ने हरीश राणा की पेरेंट्स की जो याचिका थी उस पर सुनवाई की थी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया है ये अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ मरने के अधिकार के तहत सुनाया है। देखिए, हमारे यहाँ यानी भारत में जो एक्टिव यूथेनेसिया है, एक्टिव यूथेनेसिया यानी इंजेक्शन या दवा देकर के किसी की मृत्यु नहीं की जा सकती है, ये बैन है भारत में। लेकिन पैसिव यूथेनेसिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला सुनाया है। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो नीति आयोग के द्वारा फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 को जारी किया गया है, जिसमें राज्यों की जो वित्तीय स्थिति है उसका आकलन किया गया है। तो दोस्तों, ये जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 जारी किया गया है यह इसका दूसरा संस्करण है और इसमें जो वित्तीय वर्ष शामिल किया गया है वो 2023-24 शामिल किया गया है। तो इनमें से आपको याद रखना है कि ये जो इंडेक्स जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा, इसमें ओडिशा राज्य ने शीर्ष प्रदर्शन किया है। इसके अलावा गोवा और झारखंड राज्य ने भी शीर्ष प्रदर्शन किया है, यानी इन राज्यों की जो वित्तीय स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। अग्रणी राज्यों की श्रेणी में गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य रहे हैं। परफॉर्मर श्रेणी में मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान शामिल रहा है। आकांक्षी श्रेणी में पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश और पंजाब शामिल है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश पहले स्थान पर है, उसके बाद उत्तराखंड और त्रिपुरा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने
हाउस ऑफ लॉर्ड्स से शेष वंशानुगत सांसदों को हटाने के विधेयक को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा इसका ब्रिटेन। तो इसको आप समझिएगा ये क्वेश्चन किस प्रकार से है। देखिए, ब्रिटेन की संसद में जो अपर हाउस होता है उसे बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसे अपने यहाँ राज्यसभा बोला जाता है, वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 92 मेंबर ऐसे हैं जो वंशानुगत तरीके से चुने जाते हैं। यानी जैसे किसी के पिता इसके मेंबर हैं तो उसका बेटा या परिवार का कोई सदस्य उसका मेंबर बन जाएगा। तो ये वंशानुगत तरीके से 92 सदस्य चुने जाते हैं। तो अब ब्रिटेन की संसद के द्वारा एक ऐसा कानून लाया गया है जिसके द्वारा ये कहा गया है कि ये जो 92 वंशानुगत सदस्य हैं ये नहीं चुने जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार का ये वहाँ पर कानून लाया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स से जो 92 सदस्य हैं उनको जो वंशानुगत तरीके से चुने जाते थे, अब ये व्यवस्था वहाँ पर समाप्त होने जा रही है। तो जो ब्रिटेन की संसद है उसमें 2 सदन होते हैं। एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स जिसमें जो सांसद होते हैं वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और दूसरा होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसके सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं बल्कि नियुक्त किए जाते हैं। यूनाइटेड किंगडम के बारे में आप जानते ही हैं कि लंदन इसकी राजधानी है। चार्ल्स तृतीय यहाँ के सम्राट हैं। कीर स्टारमर यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जो कि लेबर पार्टी के हैं। ये पार्टी पूछी जाती है कई बार एग्जाम में। यूनाइटेड किंगडम के जो उप प्रधानमंत्री हैं वो हैं डेविड लेमी, और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राहुल द्रविड़ को सम्मानित किया गया है। तो पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को कर्नल सीके नायडू अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान किसने दिया है? बीसीसीआई ने दिया है। और इसके अलावा दोस्तों मतलब राहुल द्रविड़ के अलावा मिताली राज और रोजर बिन्नी को भी कर्नल सीके नायडू अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है जिसने डिजिटल ट्विन तकनीक लागू की है? तो वो बना है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। तो तमिलनाडु का जो वीओ चिदम्बरनार पोर्ट है वो भारत का पहला ऐसा पोर्ट बन गया है जिसने डिजिटल ट्विन तकनीक को लागू किया है। तो डिजिटल ट्विन तकनीक जो है वो इस तकनीक के माध्यम से जहाज़ों की निगरानी की जा सकती है, एनालिसिस किया जा सकता है। इसके अलावा भविष्यवाणी भी की जा सकती है। यानी इसमें डेटा कलेक्ट किया जाएगा और फिर इसके माध्यम से भविष्यवाणी वगैरह ये किया जा सकता है। एनालिसिस करना इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया है? तो जो शुभमन गिल हैं इन्हें बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 चुना गया है। तो बीसीसीआई पुरस्कारों की घोषणा हाल ही में की गई है। तो उसमें बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? शुभमन गिल बने हैं। इसके अलावा दोस्तों लाला अमरनाथ अवार्ड मिला है आयुष मेहात्रे को। ये अंडर 19 वनडे वर्ल्ड कप टीम के कप्तान है। और बेस्ट क्रिकेट एसोसिएशन अवार्ड मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 मार्च 2026 को मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा INS त्रिकंद। तो 13 मार्च 2026 को मॉरिशस देश का 58वां राष्ट्रीय दिवस समारोह आयोजित किया गया था जिसमें भारत ने अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए INS त्रिकंद भेजा था। ठीक है, तो INS त्रिकंद 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुआ है मॉरिशस में। दोस्तों मॉरिशस की बात करें तो पोर्ट लुई इसकी राजधानी है। धर्म गोखुल यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री हैं नवीन राम गुलाम। मॉरिशस रुपया यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पायरेटेड फिल्मों और वेब सीरीज को लेकर किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है? आंसर हो जाएगा टेलीग्राम। तो देखिए दोस्तों, टेलीग्राम पर कई ऐसे चैनल बने हैं जहां पर आपको पायरेटेड फिल्में, वेब सीरीज मिल जाएंगी। तो जो उसके ओरिजिनल मालिक हैं यानी जो OTT प्लेटफॉर्म है जैसे अमेज़न हो गया और बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं, तो इन्होंने शिकायत की थी कि जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर हमारा कंटेंट मिल रहा है। तो केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को एक नोटिस जारी किया है और इसमें 3000 से ज़्यादा ऐसे चैनल हैं जहाँ पर इस प्रकार का कंटेंट मिलता है। तो इनको बंद करने के लिए केंद्र सरकार ने ये नोटिस जारी किया है। अब ये जो नोटिस जारी किया गया है ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया है।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 के तहत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा काइल वॉकर। तो काइल वॉकर ने हाल ही में इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है और ये इंग्लैंड के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। यहाँ पर आप काइल वॉकर को देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 2027 में आर्चरी एशिया कप के दूसरे चरण की मेजबानी किस शहर को सौंपी गई है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। यानी दिल्ली में 2027 में जो आर्चरी एशिया कप है उसका सेकेंड स्टेज या सेकेंड फेज आयोजित किया जाएगा। तो पहला फेज कहाँ होगा? तो ये थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित होगा और सेकेंड फेज कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में होगा। इससे पहले दिल्ली ने 2005 में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की भी मेज़बानी की थी, यानी दूसरी बार दिल्ली को ये मेज़बानी मिली है। हाल ही में किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है? तो जो मदुरै एयरपोर्ट है जो कि तमिलनाडु में है, तो इसको हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। अब इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा तो मिल गया है, इससे होगा क्या? तो जो मदुरै एयरपोर्ट है इसकी कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा तमिलनाडु में जो ट्रेड है, व्यापार है, वो और तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये वहाँ पर फ़ायदा होने जा रहा है। लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले इंडियन कौन बने हैं? तो गुरुचरण दास जो हैं वो लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले इंडियन बने हैं। जो गुरुचरण दास हैं ये एक प्रसिद्ध लेखक हैं, इसके अलावा टिप्पणीकार हैं, विचारक हैं, तो उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अमेरिका में ये अवार्ड उन्हें प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, अमेरिका में स्थित जो लिबर्टी इंटरनेशनल नामक संस्था है, तो उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है और यह अवार्ड ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है या ऐसी संस्थाओं को दिया जाता है जिनकी लीडरशिप में दुनिया भर में लिबर्टी यानी स्वतंत्रता के विचार को आगे बढ़ाया गया हो। और दोस्तों, जो गुरुचरण दास हैं इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिया ग्रोज एट नाइट। तो ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है इनकी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एशियाई देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर बैन लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है और अब इंडोनेशिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया है उसको बैन किया गया है। अच्छा, इसी प्रकार का फैसला अभी कर्नाटक सरकार ने भी लिया है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो कर्नाटक सरकार ने ये फैसला लिया है कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया को बैन किया जाएगा। तो कर्नाटक ऐसा करने वाला भारत का पहला स्टेट बना है। अगला क्वेश्चन है, बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है स्मृति मंधाना। तो भारतीय महिला क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना, तो उन्हें बारबी ड्रीम टीम में शामिल किया गया है। तो उनके नाम की एक डॉल बनाई गई है, बारबी डॉल बनाई गई है। तो ये सम्मान प्राप्त करने वाली स्मृति मंधाना पहली भारतीय और दुनिया की पहली क्रिकेटर बनी है। अगला क्वेश्चन है, शिकागो यूनिवर्सिटी एलुमनी अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम। तो कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम भारत सरकार में आर्थिक सलाहकार भी रहे हैं 2018 से 2021 के बीच में। तो इन्हें हाल ही में शिकागो यूनिवर्सिटी एलुमनी अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों, वो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के भारत के कार्यकारी निदेशक हैं, यानी कि IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक कौन है? कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम। क्वेश्चन है, महिलाओं की स्थिति पर आयोग यानी CSW के 70वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? आंसर हो जाएगा सावित्री ठाकुर। तो महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं श्रीमती सावित्रीबाई ठाकुर। तो 9 से 12 मार्च 2026 तक न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जो महिलाओं की स्थिति पर आयोग है उसका 70वां सत्र आयोजित किया गया है, यानी 70वीं बैठक आयोजित की गई है। तो उसमें सावित्री ठाकुर ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी की उत्तरी कमान ने ITBP और BSF के साथ सिनर्जी समिट कहाँ आयोजित किया है?
तो ये ऊधमपुर जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। इसमें इंडियन आर्मी, आईटीबीपी और बीएसएफ ये सभी शामिल हुए थे और ये एक तालमेल वाला सम्मेलन था, यानी कि इन तीनों ने आपस में तालमेल बैठाने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया था। एम जगदीश कुमार को किस संस्थान में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो IIM कलकत्ता में एम जगदीश कुमार को शामिल किया गया है और ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, एम जगदीश कुमार के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि ये यूजीसी के पूर्व चेयरमैन भी हैं। ठीक है, तो अब इन्हें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अध्यक्ष बनाया गया है IIM कलकत्ता में। जल महोत्सव 2026 किस मंत्रालय के तहत आयोजित किया जा रहा है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो छत्तीसगढ़ में इन खेलों का आयोजन होना है। तो पहली बार ये खेल आयोजित किए जा रहे हैं, तो इसमें जो ट्राइबल्स खिलाड़ी हैं वो शामिल होंगे। और दोस्तों, ये जो खेल हैं ये रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में आयोजित होंगे। फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी, तैराकी, कुश्ती ये सभी खेल इसमें शामिल किए जाएंगे। इसका जो मस्कट बनाया गया है वो बनाया गया है मोरबीर। क्या नाम है इसका? मोरबीर। क्वेश्चन है, प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है जिसके कोरोनोग्राफ उपग्रह से संपर्क टूट गया है? आंसर हो जाएगा ESA, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है प्रोबा 3 मिशन। तो उसका जो सैटेलाइट था कोरोनोग्राफ, उसे संपर्क टूट गया है। तो दोस्तों, आपको एक बात याद रखना है कि जो प्रोबा 3 मिशन था इसमें 2 सैटेलाइट भेजे गए थे मुख्य रूप से, जिसमें कोरोनोग्राफ था और एक और सैटेलाइट था जिसका नाम था ऑकुल्टर। तो कोरोनोग्राफ से संपर्क टूट गया है और ये दोनों सैटेलाइट मिलकर के सूर्य का अध्ययन कर रहे थे। तो अब ये जो मिशन है ये प्रभावित होगा और जो सूर्य का अध्ययन चल रहा था उसको भी ये प्रभावित करेगा। अगला क्वेश्चन है, सिपरी की रिपोर्ट 2021 से 25 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा इसका भारत। तो दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार को इंपोर्ट करने वाला दूसरा देश कौन है? भारत। तो सबसे ज़्यादा कौन सा देश हथियार इंपोर्ट कर रहा है? वो है यूक्रेन। तो यूक्रेन के बाद भारत का नंबर है। और सबसे ज़्यादा हथियार एक्सपोर्ट कौन सा देश कर रहा है? तो वो कर रहा है USA। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट USA कर रहा है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट यूक्रेन कर रहा है और फिर यूक्रेन के बाद भारत का नंबर है। अगला क्वेश्चन है, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं मुकेश अंबानी। कौन बने हैं दोस्तों? मुकेश अंबानी। तो हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 को जारी किया गया है। तो इसमें मुकेश अंबानी जो हैं वो भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। इनकी जो नेट वर्थ है वो 9.8 लाख करोड़ बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हो रहा है? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में फ्रीडम शील्ड अभ्यास आयोजित किया जा रहा है और ये दक्षिण कोरिया में आयोजित किया जा रहा है। इसमें बहुत सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अभ्यास माना जा रहा है अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में। तो इसमें दक्षिण कोरिया के लगभग 18,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के पुरुष पेशेवर फुटबॉल इतिहास में पहली महिला मुख्य कोच कौन बनी है? तो वो बनी है सबरीना विटमैन। तो देखिए दोस्तों, जर्मनी में एक फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है इंगोल स्टेट 04 क्लब। तो ये पुरुषों की फुटबॉल का क्लब है, लेकिन इसकी जो हेड कोच बनी है वो बनी है सबरीना विटमैन। तो ये पहली ऐसी महिला है जो पुरुषों की फुटबॉल टीम की मुख्य कोच बनी है। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट करें, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो कोटा बूंदी में किया गया है, यानी कोटा बूंदी में एक नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा जो कि राजस्थान का एक नया एयरपोर्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को कब तक बढ़ाने का फैसला किया है? 2028। तो दोस्तों, जल जीवन मिशन को 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाना। लेकिन अब इसको
2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो जल जीवन मिशन 2.0 है उसको भी शुरू किया गया है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करते जाएं। अगला क्वेश्चन है HIV और सिफिलिस दोनों के मां से शिशु संचरण को समाप्त करने वाला यूरोपीय यूनियन का पहला देश कौन बना है? तो वो बना है डेनमार्क। तो डेनमार्क ऐसा देश बन गया है यूरोपीय यूनियन का जिसने मां से और शिशु में जो HIV और सिफिलिस रोग होता था उसको रोक दिया है। यानी कि अब मां से और शिशु में इन रोगों का संचरण नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये काम किसने किया है? डेनमार्क ने। इससे पहले ये काम बोत्सवाना, मलेशिया, क्यूबा ऐसे देश कर चुके हैं। तो अब WHO ने घोषणा करके डेनमार्क को भी इस ग्रुप में शामिल कर लिया है। अगला क्वेश्चन है CISF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। CISF का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। वर्तमान में महानिदेशक हैं प्रवीर रंजन और संरक्षण एवं सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इसका मोटो है। प्रोजेक्ट गंगा किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट गंगा को शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है आने वाले 2 से 3 सालों में 20 लाख से ज़्यादा जो ग्रामीण घर हैं वहाँ तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुँचाना। ठीक है, तो प्रोजेक्ट गंगा किसने शुरू किया है? यूपी गवर्नमेंट ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के सैन्य शासक कर्नल माइकल रेंड्रिया निरीना ने प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को बर्खास्त करके सरकार को भंग कर दिया है? आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। तो देखिए दोस्तों, पिछले साल मेडागास्कर में नेपाल जैसा प्रदर्शन हुआ था। ठीक है, तो जब प्रदर्शन हुआ तो वहाँ के राष्ट्रपति भाग गए और जो प्रधानमंत्री थे वो अभी पद पर बने हुए थे, उनका मंत्रिमंडल था। जब वहाँ के राष्ट्रपति भागे थे उसके बाद वहाँ पर सेना का शासन हो गया और कर्नल माइकल रेंड्रिया निरीना ने पूरा देश अपने कंट्रोल में ले लिया। अब उन्होंने क्या किया है कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे और वहाँ की जो कैबिनेट थी उसको भंग कर दिया है और ये कहा है कि आने वाले समय में चुनाव करवाए जाएंगे और फिर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का चुनाव होगा। अच्छा, मेडागास्कर की बात करें तो ये हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है और एंटानानारिवो यहाँ की राजधानी है और इसको कभी ग्रेट रेड आइलैंड भी कहा जाता था। यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है और मेडागास्कर को बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, यानी वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आपके लिए एक सवाल है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ICC T20 विश्व कप 2026 को किसने जीता है? इसके बारे में जितनी भी आपको जानकारी प्राप्त हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा आपको, तो प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच मिलेगा, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो होली 900 कूपन कोड यूज करना है। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की। इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस इन सभी टॉपिक को विस्तार से समझाया गया है, तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस कोर्स को लेने में कोई भी दिक्कत परेशानी आती है या फिर आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। और इसमें फ्री क्या मिलेगा? तो इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट 2026 का, 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर कॉम्बो पैक मिल जाएंगे। तो बहुत सारे एग्ज़ाम हैं अभी, तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये कॉम्बो पैक काफ़ी यूजफुल हैं, तो कॉम्बो पैक को आप ज़रूर ज्वाइन करें। 12 मंथ 100 इसमें कूपन कोड यूज करना है, तो आपको इसमें छूट भी मिल जाएगी। अच्छा दोस्तों, जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक होती है उसका अगर आप पैकेज प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कॉम्बो पैक पर ही मिल जाएगा। तो 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में कॉम्बो पैक के साथ मिल जाएगी। 12 मंथ 100 कूपन कोड यूज करना है।
टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट आप जरूर दीजिएगा, इस प्रकार से आपकी रैंकिंग भी जारी की जाती है। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक मिल जाएगी। तो ई बुक भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मंथली करंट अफेयर्स में फरवरी महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक यहाँ पर लॉन्च की गई है, इसको प्राप्त कर लीजिएगा। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको मिल जाएगी। दोस्तों, ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके जीएस की ये सभी ई बुक भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ ऐप पर मिल जाएगी और टेस्ट पास वाला ऑप्शन आपको ऐप पर मिलेगा, जहां पर आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो। यहाँ पर आपको सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।